जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए जा रहे हैं या जो बदलाव की बातें की जा रही हैं और लोकसभा में एक बिल भी पेश किया गया है, तो इस बिल को लेकर इसे मुस्लिम विरोधी क्यों कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा। खैर, भारत सरकार इसे मुस्लिमों के हितों की बात कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसको जानने की कोशिश करेंगे। वक्त से जुड़े कितने बिल ला रही है सरकार, अगर हम इसकी बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर भारत सरकार ने बिल की कॉपी जारी कर दी है। सरकार वक्त से जुड़े 2 बिल संसद में ला रही है। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त कर दिया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा। क्या इस अधिनियम का नाम बदल दिया जाएगा? तो अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया है। इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम दिया गया है। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया जाएगा। क्या इसकी परिभाषा बदली जाएगी? इसके धारा 40 में क्या बदलाव होने वाले हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अब तक अधिनियम में वक्फ में मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के वक्फ शामिल हैं, लेकिन संशोधन विधेयक में जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वह अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ अलल औलाद महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है। धारा 40 की अगर हम बात करेंगे तो वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। फिर से सुनिएगा कि जो सेक्शन 40 है उसको हटाने की बात की जा रही है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि अभी तक क्या होता था कि वक्फ बोर्ड जो होता था, कोई मंदिर हुआ, कोई रेलवे की ज़मीन हुई या सरकार की ज़मीन हुई, यहाँ की तक की लोग बताते हैं कि अंबानी के घर तक को ये लोग वक्फ की ज़मीन बता देते हैं। तो इनका पहले क्या था रूल, 40 में ये रूल थे कि ये किसी भी ज़मीन को अपना कह देते थे, तो उसके लिए उस पर निर्णय यही लोग करते थे और इसी सेक्शन 40 को हटाने की बात की जा रही है। लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर जब कैंची चला दी गई है तो वक्फ अधिनियम की धारा 40 सबसे ज़्यादा विवाद का कारण बनी हुई है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की ज़मीन है। वो भी यह भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है। सब मिला जुलाकर यही मुकदमा करेंगे, यही केस लड़ेंगे, यही सब कुछ करेंगे। यानी कि जिस पर इन्होंने हाथ रख दिया वो इनकी संपत्ति हो जाएगी। जैसा कि आप हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें एक भस्मासुर था, वो किसी के सर पे हाथ रख देता था तो जल जाता था। ऐसा उसको भगवान शिव के द्वारा वरदान मिला था और जब उसको मारने की बारी आती है तो भगवान शिव को ही देवताओं द्वारा प्रसन्न करके भेजा जाता है और फिर किसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार ऐसे ही वो अपने ही सर पे हाथ रख लेता है और फिर उसके बाद भस्म हो जाता है। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड के पास ये ताकत थी कि जहाँ पर भी वो अपना हाथ रख देती थी वो ज़मीन इनकी हो जाती थी या विवादित हो जाती थी। प्रशासनिक भूमिकाओं की अगर हम बात करेंगे तो मूल अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होगा। इससे नीचे वाले पद अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। बात करेंगे संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का ख्याल रखा गया है। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस का प्रावधान किया गया है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी कि भस्मासुर वाला काम अब नहीं हो पाएगा कि डायरेक्ट उस पर हाथ रखिए और हमारा हो जाएगा, तो ये अब नहीं होगा। पूरा ये कानूनी प्रक्रियाओं से, राजस्व कानून की अगर हम बात करें तो इसमें लेखपाल कानून को जो आपके होते हैं अधिकारी, जिन्हें आप पटवारी भी कहते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरने वाला है। नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की भूमिकाओं में भी बदलाव किया गया है।
इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। यानी कि अब तक सिर्फ मुस्लिम होते थे, मुस्लिम पुरुष होते थे, अब इसमें मुस्लिम महिला और गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको विशेष पद दिए जाएंगे जिससे वो इसका संचालन कर सकें। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। मुख्य रूप से जो केंद्रीय परिषद होगी उसमें 2 महिलाएं अनिवार्य होंगी। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीकों को सुव्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि जो भी इनकी व्यवस्थाएं हैं, रजिस्ट्रेशन है, डेटाबेस है, सब कुछ केंद्रीय पोर्टल के द्वारा अब निगरानी में रहेगा। वहीं बात करेंगे, नए बिल में आगा खानी और बोहरा वक्त को परिभाषित किया गया है। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है। मसौदे में मुस्लिमों या मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे हिंदू समाज में SC ST हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी अन्य पिछड़ा वर्ग सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी आदि लोग होते हैं, जैसा कि आपको पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं बताते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन की सुनेंगे तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही खुद कहते हैं कि हिंदुओं में बहुत सारी जातियां हैं, ये है वो है, आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करें, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पिछड़ा वर्ग हैं, जैसे सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी, और लद्दाख में बहुत सारी ऐसी जो लोग हैं, जो लद्दाख के मुसलमान हैं, उनमें भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं। तो इनको भी प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है, यानी कि एक तरह से आरक्षण दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड में। ऐसे लोगों को, बोहरा को, आगा खानी को, सिया को, सुन्नी को, इन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। इनमें से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। बात करेंगे, मूल अधिनियम में अपील के लिए कुछ पावर और प्रावधानों के साथ वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, लेकिन संशोधन विधेयक में ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। अब 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी जाएगी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर का होगा। मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप से विविध प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया है, जबकि संशोधन विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया है। मूल अधिनियम में मुतवल्लियों यानी कि वक्फ के प्रबंधकों को शुद्ध वार्षिक आय का 7% वार्षिक योगदान देना जरूरी होगा। यानी कि जो मूल अधिनियम है जिसमें मुतवल्लियों को अपने वार्षिक आय का 7% योगदान देना जरूरी है, लेकिन संशोधन विधेयक में कम से कम 5,000 रुपये की शुद्ध वार्षिक आय वाले वक्फ के लिए वार्षिक योगदान को घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। यह अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। एक वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्तियों को औकाफ कहा जाता है। वकीफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। यानी कि जिस प्रकार से सभी लोग दान करते हैं, उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी दान करने की परंपरा है, जिसे हम वकीफ कहते हैं। ठीक है। संशोधित वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी उद्देश्य के लिए पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल, परोपकारी मान ली जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा, इसमें पेश करने की तैयारियां चल रही थी। सरकार और विपक्ष की भी कई तैयारियां थीं, जिसमें लगातार बवाल आपको देखने को मिल रहा था और लोग कहीं ना कहीं इस पर भारत सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं उन पर हमने लगातार चर्चा आपसे की। आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने
गुरुवार को लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच रिजिजू ने बिल को पेश किया। वहीं सरकार द्वारा बिल पेश किए जाने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि ये बिल अधिकारों पर चोट कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की गई है। खैर मेरी अपनी जहाँ तक समझ है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस बिल में बदलाव के बेहद ज़रूरी बदलाव होने थे और होने भी चाहिए थे, क्योंकि किसी के पास ऐसे अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को कह दे कि ये मेरी है तो उसकी हो जाए। ये तो एक तरह से जो हमारा संविधान समता समानता धार्मिक अधिकारों या जिन चीज़ों की बात करता है उन सबका एक तरह से दुरुपयोग करने की कोशिश पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही थी। और हमारी देश की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ इसका झेलती हुई चली आ रही थी, और जिसकी जद में रेलवे की ज़मीन हुआ, धार्मिक संस्थान हुए, कोई स्कूल हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उसके जद में आ गई थी। अगर हम कुछ प्रमुख विवादों की तरफ आपको ले चलें तब आपको पता चलेगा कि इस बिल में ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें बदलाव की क्यों ज़रूरत थी। आइए आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं इस बिल के लाने का कारण। हम बताएंगे 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया था। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। तर्क ये दिया जाता है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन मूर्खों को कौन समझाए कि मुगल काल कब का चला गया है। ये राष्ट्र आज़ाद हो चुका है 1947 से, और ऐसी ऐसी संपत्तियों पर ये बेतुके तर्क देकर अपना होने का दावा करते हैं। बात करेंगे कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। सरकार और विपक्ष का तर्क क्या है? अगर हम बात करें तो सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है, इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में मेंबर के रूप में अनुमति दी जा रही है। ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया, कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, तो वहीं मायावती ने कहा कि संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म सरकार निभाए। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातें लोग कह रहे हैं और सब कुछ है, भारत सरकार अपने रूल्स रेगुलेशन को पास करते हुए जा रही है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और वक्फ बोर्ड ज़रूरी भी है, क्योंकि जो धार्मिक अधिकार होते हैं उनका संरक्षण, उनके जो धार्मिक स्थल है उन सब के संरक्षण की बात की जाती है, लेकिन ऐसे भी इनको अधिकार न मिल जाए कि किसी भी चीज़ पर हाथ रख दें और उसे अपना बताने लगे। खैर चलिए, आपको चीज़ें हमने सही रूप में समझाई। परीक्षा की दृष्टि से आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, और जो हमारे सामान्य श्रोता हैं वो अपने लिए एक जानकारी के रूप में इसे सुन सकते हैं। बाकी जिनको पॉलिटिक्स करना है वो कमेंट बॉक्स में अपना पॉलिटिक्स दिखा सकते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।